नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। 1870 में वहाबी आंदोलन के बाद जो कानून देश की जनता या देश के जो सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने वालों के दमन के लिए बना था, उस कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने रोक लगा दी। जब से ये कानून बना है तब से अनगिनत बार आरोप लगा कि जो राष्ट्र के खिलाफ लोगों को कहा गया कि भाई जो काम करते हैं उन पर राजद्रोह यानी राजद्रोह का कानून वो अपने आप में एक तरीके से इसकी आड़ में सरकारें, राजनेता इसका दुरुपयोग करते रहे हैं। ऐसे आरोप दर्जनों बार लगे हैं। अगर एक मोटा आंकड़ा देखा जाए तो देश में इस वक्त करीब 800 केस राजद्रोह के, सेडिशन लॉ के दर्ज हैं और करीब 13,000 लोग जेलों में बंद हैं। मंथन में आज बात करेंगे राजद्रोह कानून पर सुप्रीम रोक। गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहा है, चाहे वो CAA हो, NRC हो, फार्मर्स राइट हो, बाकी चीजें हो, उसको दबाने के लिए उसको सेडिशन में बंद नहीं किया जा सकता। ये सबसे बड़ी गलती और गुनाह है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया है। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, इस कानून का ज्यादा दुरुपयोग हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमणा और 2 अन्य सीनियर जजों की खंडपीठ ने जो याचिकाकर्ता हैं कि उन याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि जनता के अधिकारों पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए। तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं भारत के, उन्होंने कई बार दलील दी कि इस कानून को खत्म न किया जाए। सरकार ने राज्य सरकारों को कन्वे कर दिया है कि वो कम से कम SP स्तर के अधिकारी की परमिशन या अनुमति के बगैर इस तरह के मुकदमे दर्ज ना किया जाएं। लेकिन बार बार उन्होंने दलील दी और इस बात को सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट करने की कोशिश की कि जो सरकारी पक्ष है या सरकार की तरफ से जो प्रयास हो रहे हैं वो ठीक है, और इस तरह ये कानून अगर इसको खत्म कर दिया जाए या इस पर रोक लगा दी जाएगी तो इससे बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये बातें कही। याचिकाकर्ताओं की ओर से जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने पैरवी की और उन्होंने कहा कि इसका राजनीतिक दुरुपयोग होता रहा है, कई बार राजनीतिक दुरुपयोग हुआ है। इन सब तमाम दलीलों और सुनवाई के दौरान जो तमाम दलीलें देंगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो राजद्रोह का जो कानून है उस पर रोक लगा दी और जुलाई के तीसरे हफ्ते में इसकी पुनर्सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस दौरान केंद्र और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो केंद्र सरकार है वो दिशा निर्देश दे सकती है। इसके अलावा बहुत सारे जो मामले हैं वो उन पर जो मामले इस समय दर्ज हैं उन पर यथास्थिति रखी जाए, और साथ ही जो लोग जेलों में सेडिशन में बंद हैं, सेडिशन एक्ट में जो जेलों में बंद हैं, वो जमानत के लिए दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसके अलावा नया केस, अब जब तक इस मामले पर कोई फाइनल फैसला नहीं आ जाता तब तक नया केस दर्ज नहीं किया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है। तो एक तरीके से इसकी पूरी संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में कोई बड़ा फैसला इस कानून को लेकर लेगा। अगर मोटे तौर पर देखें तो जब से नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में पदारूढ़ हुई तब से बहुत सारे कानून, उन्हें कहा गया कि वो अंग्रेजों के जमाने के कानून हैं, वो चल रहे थे। बहुत सारे कानून खत्म किए गए, बहुत सारी धाराएं खत्म की गई उसके बाद। लेकिन ये कैसे, ये जो सेडिशन एक्ट है, जो
राजद्रोह का कानून है ये कैसे बचा रह गया। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई केस फिर भी दर्ज हो जाता है तो आरोपी शख्स सुप्रीम कोर्ट आकर जो आर्डर लेकर, जो निचली अदालत का जो आर्डर लेकर वो आ जाए सुप्रीम कोर्ट, उसको एक तरीके से राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान जब जजों ने पूछा कि कितने लोग राजद्रोह के मामले में जेल में बंद हैं, तब कपिल सिब्बल ने कहा कि करीब 13,000 लोग जेलों में बंद हैं। जेएनयू के छात्र नेता उमर खालिद भी विश्वविद्यालय परिसर में देश विरोधी नारेबाजी के आरोप में राजद्रोह में उन पर केस दर्ज किया गया था और बंद हुए थे। तब से ये मामला चर्चित है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जिन लोगों पर राजद्रोह का केस चल रहा है और जो जेल में हैं वो निचली अदालतों का रुख जमानत के लिए कर सकते हैं। ये तमाम सारे पहलू हैं और इनमें देखने की बात यह होगी कि ये जो पूरा राजद्रोह का मामला है ये आईपीसी की धारा 124 के तहत आता है। इसके विभिन्न, जहां तक मेरी जानकारी है, सेक्शन 124A इसके तहत लोगों को मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी होती है। 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है और ये गैर जमानती अपराध है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है बताना। अब कुछ प्रतिक्रियाएं सुनते हैं, उसके बाद विशेषज्ञों के पास जाएंगे। का नारा लग रहा था और साहब देश को आजाद करने के लिए जो लोग काम कर रहे थे, जो लोग लेख लिख रहे थे, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो प्रिंट में हो, चाहे वकील हो, चाहे पब्लिक स्पीकर्स हो या पॉलिटिशियंस हो, ये उनको दबाने के लिए कानून बनाया गया था। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद में और कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद में भी ये गलत कानून जो है आईपीसी में रहा और खासकर पिछले कई सालों में आपने देखा कि नाम यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन सेडिशन में बंद है, चाहे वो शर्जील इमाम है या केवल कुमार है, नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि कानून का और इस प्रावधान का दुरुपयोग किस तरीके से किया जा रहा है। हमने अदालतों में पिछले साल से, इससे पहले से और आज भी हम ये गुहार लगा रहे हैं कि साहब अगर कोई आदमी जो है भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहा है, चाहे वो CAA हो, NRC हो, फार्मर्स राइट हो, बाकी चीजें हो, उसको दबाने के लिए उसको सेडिशन में बंद नहीं किया जा सकता। ये सबसे बड़ी गलती और गुनाह है। इंडियन लॉ है। एक्चुअली लॉ कमीशन को ये टास्क दिया गया था कि जो पुराने कानून हैं जो ब्रिटिश टाइम से कंटिन्यू हो रहे हैं, जिनका इंडिया में जिनका कोई रीज़न नहीं है कि ये हमारे देश में हमारे कानून में कंटिन्यू हो, इससे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को बहुत ही उस पे दबाव पड़ता था। फ्रीडम ऑफ स्पीच के बहुत से केसेस उसके अगेंस्ट 124A के तहत हो रहे थे। इसलिए ये होल्ड पे रखना एक, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया है, क्योंकि उन्होंने, सेंटर ने एफिडेविट दिया था कि वो इसको रिविजिट करना चाहते हैं, तो सेंटर को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि वो बिल्कुल ओपन माइंड से इसको रिविजिट कर सके। अब देखिए किस तरीके से जो विधि विशेषज्ञों ने कहा कि भाई ये दमनकारी कानून है और राजनीतिक विरोधियों पर या सरकार के खिलाफ, चाहे वो जेन्युइन मसला ही क्यों ना हो, अगर कृषि कानूनों के खिलाफ अगर किसान आंदोलन करते हैं या कोई महंगाई के खिलाफ राजनीतिक दल के लोग या जो छात्र या आम लोग आंदोलन करते हैं, उनकी आवाज दबाने के लिए, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसका दमन करने के लिए, स्वतंत्रता छीनने के लिए इस कानून का दुरुपयोग किया गया है, से आरोप लगे हैं और विधि विशेषज्ञों ने इस बात को कहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश में सबसे पहला मुकदमा एक ऐसे शख्स के खिलाफ दर्ज हुआ था, बाल गंगाधर तिलक। एक ऐसे शख्स के खिलाफ दर्ज हुआ था, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने इस बात को कहा था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ऐसा कानून अब तक क्यों कायम है भारत में, जिसके जो हमारे क्रांतिकारियों के खिलाफ जिसका इस्तेमाल किया गया, और अभी तक सरकारी जो अंग्रेज सरकार थी
वो एक तरीके से दमन इसलिए करती थी कि भाई भारतीयों के दमन के लिए कानून था कि उठाकर बंद कर दो, कोई सुनवाई नहीं, ना खाता ना वही, जो अंग्रेजी सरकार कहे वही सही। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है मसला। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने प्रतिक्रियाएं सुनी। हम कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुनेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी मैंने सुना, वो भी कुछ कह रहे थे, और उसके बाद फिर कानून मंत्री किरण रिजिजू की दलील भी सुनेंगे। हमें बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 साल कोई प्रयास नहीं किया, कोई कानून नहीं लाए। संविधान में संशोधन हो सकता था कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि आने वाले निकाय चुनाव में हम 27% टिकटें पिछड़े वर्ग को देंगे। हमें ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अपने पॉलिटिकल लोग जो उनके खिलाफ हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनके ऊपर इस तरह के मुकदमे लग रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं कि ऐसा फैसला आया है कि इस तरह के मुकदमे ना लगें और राजद्रोह जैसे गंभीर मुकदमे जो लगाए जा रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, इस कानून का ज्यादा दुरुपयोग हुआ है। We have made our position very clear and we also informed the Honorable Court about the intention of the Honorable Prime Minister. Beyond that, if anything else have happened, I don't know. But one thing I must say is that we respect the court, we respect the independence of the court. But there are things which is called Lakshman Rekha. All the organs of the state must respect each other and also to practice our respect in letter and spirit. Whatever we say, whatever we do, we have to ensure that we respect the provisions of the Constitution of India as well as all the existing laws. कि हमारे प्रजातंत्र के अंदर न्यायपालिका और विधायिका की अपनी सीमाएं हैं, और अगर विधायिका को न्यायपालिका की तरफ से इस तरीके की चेतावनी मिल रही है तो ये हमारी विधायिका के लिए बहुत शर्म की बात है। हम भी उस विधायिका के हिस्सा हैं, मगर ये शर्म की बात इसलिए है क्योंकि इस कानून का दुरुपयोग पिछले 7-8 सालों में अपने चरम पे पहुंचा है। अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा करना भाजपा की राज्य सरकारों में फैशन बन गया है। हमारे राज्यसभा के सांसद संजय सिंह के ऊपर एक दिन में 13 मुकदमे योगी जी ने दर्ज कराए। आज उनके ऊपर 21 मुकदमे हैं, उनके ऊपर देशद्रोह तक का मुकदमा दर्ज कराया गया है। कोई पत्रकार अगर उत्तर प्रदेश या भाजपा की किसी सरकार की आलोचना कर दे तो उस पत्रकार के ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा बनाया जाता है। कोई आदमी अगर सरकार से सवाल कर ले तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा बनाया जाता है। इन्होंने देशद्रोह को एक मजाक बना दिया है। विपक्ष अपने तरीके से आरोप लगा रहा है, अपने तरीके से बता रहा है। महत्वपूर्ण कानून मंत्री को सुनना है जो हमने सुनाया आपको, वो कह रहे हैं कि लक्ष्मण रेखा, एक तरीके से वो चेतावनी जैसी दे रहे हैं जो मुझे लग रहा है। बाकी हमारे साथ 2 विशेषज्ञ इस मसले पर हमने आमंत्रित किया है। सुनील सिंह जी सुप्रीम कोर्ट के बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनको हमने आमंत्रित किया। सुनील जी बहुत स्वागत, बहुत आभार समय देने के लिए। और इस देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार बिलाल सब्जवारी साहब भी जुड़ गए हैं। बिलाल साहब, बहुत लंबे अंतराल के बाद मुलाकात हो रही, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार। सुनील सिंह जी के पास चलते हैं, क्योंकि मसला आज सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह जो कानून है उस पर रोक लगाई है और जुलाई के तीसरे हफ्ते में पुनः सुनवाई होगी। तमाम सारे बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं और कानून मंत्री कह रहे हैं कि लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना चाहिए। सुनील जी, वो क्या लक्ष्मण रेखा है जिस बात की का जिक्र कानून मंत्री कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्यों करना पड़ा? सरकार ने स्वतः इस पर कोई कदम नहीं उठाया, ये वजह है, या सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है? सुनील जी। लक्ष्मण रेखा का जहां तक सवाल है तो धन्यवाद आप सबका और मेरा अभिनंदन। लक्ष्मण रेखा का जहां तक सवाल है
यह तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान के प्राविधान है, जिसको उन्होंने अपने तरीके से कहा। वी हैव टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन द थ्री ऑर्गन्स। उनकी आपस में सामंजस्यता और एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे, ऐसा उनका निवेदन और या उनका विचार था। सुप्रीम कोर्ट को क्यों करना पड़ा? आंध्र प्रदेश के 2 टीवी चैनल्स में एक कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट मिस्टर रघु रामा कृष्णा राजू ने कुछ आंध्र प्रदेश के सरकार के कार्यकलापों की निंदा की और ये 2 टीवी चैनल्स पे ये प्रोग्राम चला। इसके लिए 2 रेट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई। क्योंकि जब कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट में आती है, कोई याची जाता है, सुप्रीम कोर्ट उस मैटर को सुनती है। साथ ही इसमें कोई 2 राय नहीं है, सरकार ने अपने एफिडेविट में भी माना है कि आजकल काफी कंसर्न इसका पक्ष विपक्ष में दोनों तरफ से हो रहा था। तो इन हिज ओन विजडम सुप्रीम कोर्ट ने इसको लिया, इस मैटर को, और जरूरी समझा कि इस पर निर्णय लिया जाए। और जहां तक रोक का सवाल है, जब कोई मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने लाते हैं पक्ष या विपक्ष का, तो जब तक उसके मेरिट गुणदोष को समझ नहीं लेते हैं, उस पे न्यायिक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता, तर्कों को सुनने के बाद, पार्टीज को सुनने के बाद, तब तक उसको स्थगित रखा जाता है। ये कालांतर से ये प्रक्रिया है और इंटरिम स्टेज है और ये इंटरिम ऑर्डर है, अंतरिम ऑर्डर है। इस ऑर्डर का मतलब ये नहीं लगा लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 150 साल के बाद इसको बोला या कुछ ऐसा किया। ये मेरा मानना है, ये मेरा अपना अभिमत है। और यह जो मैटर है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने, इसके पहले कई डेट्स पे सुनवाई हुई और सरकार के जो काबिल रिप्रेजेंटेटिव, उनके जो अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ने आए, उन्होंने ये समझाना चाहा, जो आज के ऑर्डर से परिलक्षित है, कि हम इसके एप्लीकेशन और मिसयूज को एग्जामिन करेंगे। यह कानून अपने आप में बुरा कानून है, हर कोई इसको प्रखर होके मुखर होके बोल रहा है जी। मैं एज कानून का विद्यार्थी, मैं क्षमा के साथ आप लोगों की राय से अलग हूं। जब चंद्रा बाबू नायडू के गाड़ी के नीचे डायनामाइट लगा के 25 फीट ऊपर उसको उड़ा दिया जाता है और वो किसी तरह बचते हैं, तो उस कार्य को करने वाले लोगों को जो लिखित और मौखिक सहयोग या उनके पक्ष में जो लोग बोलते हैं, तो क्या ये राजद्रोह की कार्रवाई नहीं होती? यह भी सोच का विषय है, जो आपके जैसे बुद्धिजीवियों से हम इस पर अपनी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। मैं बड़ा ही न्यूट्रल बात कर रहा हूं, आई एम नॉट डिफेंडिंग गवर्नमेंट। अब इस राजद्रोह का जो मुकदमा है, जो हमारे विद्वान भाइयों ने कहा पॉलिटिकल एरिना से, यहां से कि एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट इसको मिसयूज कर रही है। 2014 में यह कानून नहीं बना था। और जो इसका पहला सबसे प्रमुख और विशेष मुकदमा है, वो है केदारनाथ सिंह जी का। केदारनाथ सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार 1962 में बाबू केदारनाथ सिंह जो एक पॉलिटिकल पार्टी थे, उन्होंने ही वाज फ्रॉम कम्युनिस्ट पार्टी के थे, और उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस गवर्नमेंट को, उन्होंने, कपिल सिब्बल साहब ने पास किया, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। टोटलिटी में देखिए, संपूर्णता में, जिस दिन से भारत गणराज्य बना और आज तक हमारी ड्यूटी है कि हम आपसे सहज लैंग्वेज में इस चीज को डिस्कस करें। और केदारनाथ सिंह जी ने अपने बयान में, लिखित या ओरल, जो मेरे पास ब्रीफ में इंफॉर्मेशन है, उन्होंने कांग्रेस गुंडास टू द गद्दी, और दूसरा शब्द उन्होंने ब्लड ऑफ मजदूर और किसान के खून चूसे जा रहे, इस सब तरह के शब्दों का उन्होंने किया था इस्तेमाल। और तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उनके खिलाफ ये मुकदमा लगा और 124 की संवैधानिकता को चैलेंज किया गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया कि नहीं, उनके खिलाफ। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दिया है कि इसका एप्लीकेशन सही होना चाहिए, आप सही व्यक्ति पे इसको लगाइए। अगर कहीं पॉलिटिकल, मान लीजिए कि अभी की गवर्नमेंट के किसी कार्यवाही से हम संतुष्ट नहीं है, हम उनका विरोध कर सकते हैं। वो पॉलिटिकल ओपिनियन हो सकता है या
डिससेटिस्फैक्शन और डिसअप्रूवल हो सकता है, वह राष्ट्रद्रोह के श्रेणी में नहीं आता। राष्ट्रद्रोह बड़ा गंभीर सब्जेक्ट है, जहां वाकई में राष्ट्र के प्रति जो अफेक्शन है उसको डिसअफेक्शन, आप राष्ट्र और संस्था के प्रति मॉब को या मास को या पब्लिक एट लार्ज को उसके खिलाफ करने का प्रयास नहीं करिए। जो सीआरपीएफ की पूरी बटालियन इसी आंध्र प्रदेश में जहां से ये मुकदमा निकला है और छत्तीसगढ़ में जब मार दी जाती है, भूंज दी जाती है, जिसके बच्चे बिलबिलाते हैं, जिसका बाप चला जाता है, मैं बड़ा सख्त व्यू ले रहा हूं। कानून एकदम सही है एक पैराग्राफ का, और इसी एक पैराग्राफ में मैं बड़े विनम्रता से कहता हूं, उसको पढ़िए, नीचे लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल, राजनैतिक जहां विचारों की असमानता आएगी वह राष्ट्रद्रोह नहीं है। उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है। गवर्नमेंट की निंदा की जा सकती है और कोर्ट इसको अच्छी तरह से देख सकता है कि सरकार की मशीनरी इसका दुरुपयोग न करे। किसान आंदोलन हो रहा है या कहीं पे कोई स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं तो सीधा उसको राष्ट्रद्रोही नहीं कर दीजिए। राष्ट्रद्रोह के बड़े सीरियस एविडेंसेस होने चाहिए प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी के पास कि हाँ इसकी जो एक्टिविटी है वो राष्ट्र। ठीक बात है। सुनील जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भाई सावधान 22 पसेरी मत तोलो। शुद्ध भाषा में अगर कहा जाए, उत्तर प्रदेश की शुद्ध भाषा में कहा जाए, सावधान 22 पसेरी मत तोलो। अलग अलग केस में अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, और मेरा भी और मेरे चैनल का भी अभिमत सुनील जी सिर्फ यही है कि अगर जो वास्तव में राजद्रोह कर रहा है उसी के खिलाफ इसका इस्तेमाल होना चाहिए। हम किसी भी राजद्रोही को डिफेंड नहीं करते, लेकिन हम इस कानून के राजनीतिक दुरुपयोग के घोर विरोधी हैं। ये इस के न्यूज के मन से मैं संपादक होने के नाते और एक पत्रकार होने के नाते मैं इस बात का भी ऐलान करता हूं। बिलाल सब्जवारी जी, अचानक मोदी जी के, सुनील जी मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आऊंगा। एक सवाल बिलाल जी को चर्चा में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि ये डिबेट नहीं है, ये हम लोग एक, चूंकि आप जैसे बुद्धिजीवियों के साथ में हम लोग कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ बेहतर निकाला है तो बहुत अच्छी बात है। बिलाल जी, सुनील जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, बाबू केदारनाथ सिंह की बात कही कि भाई इसका सबसे पहला जो दुरुपयोग, उन्होंने सब तो दुरुपयोग नहीं किया, लेकिन इशारा उन्होंने यही कहा कि भाई दुरुपयोग इसका किया गया 1962 में। हमने आपको बताया कि सबसे पहला दुरुपयोग भारत में बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ किया गया था। ये हाल के वर्षों में इसको लेकर चर्चा क्यों हुई? ये जो आंकड़े आए कि 800 केस हैं, 13,000 लोग बंद हैं, तो क्या जब से ये कानून बना या आजाद जब से भारत हुआ, कि आजाद भारत का ये पूरा आंकड़ा होगा, या 2014 से लेकर माननीय कपिल सिब्बल ने आंकड़ा दे दिया कि अचानक मोदी जी के कार्यकाल में इसका दुरुपयोग बढ़ गया? तो ये चर्चा में क्यों आया बिलाल जी? देखिए दुर्गेंद्र जी, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इस सवाल से पहले मैं इसके परिप्रेक्ष्य में जाना चाहूंगा कि दरअसल जब 1870 में इस कानून को लाया गया तो उसकी क्या भूमिकाएं थी, क्या परिप्रेक्ष्य था, क्या राजनीतिक परिस्थितियां थी, क्या वातावरण था और किन समस्याओं से हम जूझ रहे थे। दरअसल अगर आप इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ें तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जब रिलीजियस इंस्टीट्यूशन दारुल देवबंद ने ये फतवा जारी किया कि अगर अंग्रेजों के खिलाफ आपको अपने वतन से मोहब्बत है तो इस सरकार को उखाड़ फेंकना होगा, इन्हें देश से बाहर निकालना होगा। तो ये जब वो फतवा दिया, इस फतवे को काउंटर करने के लिए अंग्रेजों ने इस कानून का इस्तेमाल किया और इस कानून को लाया, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी लोकतंत्र के अंदर जो अभिव्यक्ति की आजादी होती है वो उस लोकतंत्र की चेतना का हिस्सा होती है, और किसी भी सरकार पर जब इस चेतना के माध्यम से सवाल खड़े किए जाते हैं तो वो लोकतंत्र की सुंदरता होती है, अभिव्यक्ति की आजादी मानी जाती है। दरअसल हो क्या रहा था, इस कानून को अंग्रेजों के खिलाफ
लोगों की जो आजादी थी उसे हासिल प्राप्त करने के लिए हिंदुस्तानियों ने आवाज मुखर की थी, और अंग्रेज ये कहते थे कि इनकी आजादी को हम हासिल नहीं करने देंगे और हम इस कानून के माध्यम से इनकी आवाज को दबाएंगे। दरअसल जब सरकारें उस मानसिकता से ग्रस्त हो जाती हैं, जब सरकारें उस पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाती हैं, तो सरकारों की जो मौजूदा व्यवस्था है उनसे गलतियां होती हैं और इस तरह के कानूनों का दुरुपयोग सामने आता है। रहा सवाल कपिल सिब्बल वाला, तो ये टोटल 400 समथिंग केस थे, जिसके अंदर 200 प्लस केसेस इसी मौजूदा सरकार के हैं, केंद्र सरकार के, खासतौर से उत्तर प्रदेश सरकार के हैं। इस संबंध में निरंतर याचिकाएं डाली जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, और सुप्रीम कोर्ट इस पर काफी गंभीरता से विचार कर रहा था। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का संदेश दिया कि हम इसे रीड डाउन कर देंगे, तब जाकर सरकार बैकफुट पर आई और उसने ये स्वीकार किया कि हम इसको रिविजिट करेंगे। तो ये यकीनन सरकार के लिए एक बड़ी एक तरह से कहना चाहिए कि शर्मिंदगी की बात है कि ये मौजूदा समय में ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं जब सुप्रीम कोर्ट या कहिए कि मुख्य न्यायाधीश इस तरह के वक्तव्य देते हो, क्योंकि सवाल पॉलिटिकल इंटेंशन का है, कानून का नहीं है। सरकारें पॉलिटिकल इंटेंशन के माध्यम से कानून के साथ प्ले करती है। सुनील जी, बिलाल जी को आपने सुना, सहमत या असहमत एक अलग बात है। आप चूंकि कानून के विद हैं, कानून को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, कम से कम हम लोगों से तो कई गुना ज़्यादा समझ सकते हैं और समझते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ये जरूरी है कि हर महत्वपूर्ण, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, कोई गाइडलाइंस दी, कोई निर्देश दिए, कोई फैसला किया, तो क्या हर फैसले के बाद सरकार के नुमाइंदे को ये जरूरी है कि वो लक्ष्मण रेखा याद दिलाए कि आप अपनी हद में रहिए, आप अपनी हद में रहिए? ये बात करना क्या जरूरी है सुनील जी? विनम्रता से माननीय श्री रिजिजू जी के इस लक्ष्मण रेखा वाले शब्द को अपनी सहमति नहीं देता हूं, और आई एम एग्रीइंग विद यू। इसी बात को और पोलाइटली और नजाकत से और बड़े तरीके से रखा जा सकता था। एक चीज को हर किसी को याद रखना चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का ये कोई पर्सनल मैटर नहीं है। पूरी आवाम, पूरी जनता के वो कस्टोडियन हैं, वली हैं, वो उनके सुख और दुख को देखते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का कोई पॉलिटिकल एंगल इसमें नहीं है। अब हो सकता है मैं रिजिजू साहब को थोड़ा समर्थन इसलिए दे रहा हूं कि जब आप झटके से औचक से किसी बात को पूछ करके कैमरा और रिकॉर्ड ऑन कर देते हैं, उस वक्त एप्रोप्रिएट शब्द नहीं उनका कहने का मतलब था कि देयर इज ए थिन लाइन, एक पतली रेखा है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा है और कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। रिजिजू साहब एक बड़े ही भद्र, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। प्रेशर में या आपके औचक पूछ देने से उनका कहने का मतलब था कि ये जो कार्य है, ये जो कानून को बनाना या देश को चलाना, इसकी एक्सपर्टीज कोर्ट को नहीं है, इसकी एक्सपर्टीज राज्य को है। मैं एक बहुत छोटा सा समय लेके आपको बताता हूँ। एक आईपीएस ऑफिसर थे, कुणाल किशोर जी हैं अभी, और अब वो किसी हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट के चीफ हो गए पटना में। बड़े ही उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, डेड ऑनेस्ट। जी। एक बार उनके ऊपर बड़ा सीरियस एलिगेशन लगा, और उस एलिगेशन में इसी तरह कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सुनने वाले कमाल करते हैं, कौन ढूंढे जवाब, दर्दों में लोग सिर्फ सवाल करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं एग्री करता हूं। उनके ऊपर एक आईएएस ऑफिसर को लगाया गया, और बिहार के नक्सली अफेक्टेड एरिया में, सासाराम एरिया में उनको भेजा गया कि जाइए और एक्चुअल देखिए, जहां एनकाउंटर हुआ वहां उनको गलत तरीके से मारा गया, क्या हुआ। अभी सीनियर आईएएस ऑफिसर बिहार सरकार उसकी जांच कर ही रहे थे इन दी प्रेजेंस ऑफ माननीय श्री किशोर कुणाल, तब तक से चारों तरफ से फायरिंग खुल गई और वो लोग अटैक के अंदर आ गए। तो वो सीनियर आईएएस ऑफिसर साहब ने कहा कि तुरंत कार्रवाई को रोको, यहां से पीछे हटो और फोर्स बुलाओ। तो इन्होंने कहा कि सर फेस कीजिए, इसको फेस कीजिए और देखिए कि किस परिस्थिति में हम काम करते हैं। हम सुनील कुमार सिंह अधिवक्ता जो आपके गेस्ट हैं,
हम मिसयूज ऑफ लॉ को कभी अप्रूव नहीं करते। मैं भाजपा का डिफेंडर नहीं हूं, लेकिन जो ग्राउंड पे आईपीएस मारा जाता है गोली से या जिसकी बॉडी उड़ा दी जाती है, उसके समर्थक और उसके प्रति सद्भावना रखने वाले लोगों को सिर्फ और सिर्फ धारा 124A से, बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, उसको फिर से पढ़िए, बहुत स्पष्ट कानून है। सिर्फ अंग्रेजों का लेबल लगा करके मैं ये क्यों ना कहूं कि जो लोग आज पावर में नहीं है वो अपनी भुना रहे हैं सिक्के। जब पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आ जाता है तो हम राष्ट्र हो जाते हैं। अगर अभी हमको चाइना, रूस, पाकिस्तान को डील करना है तो हम राष्ट्र हैं, हम नरेंद्र मोदी या भाजपा नहीं है। वी दी पीपुल ऑफ इंडिया, हमारी असमत है, हमारी इज्जत है, हमारी जमीन है। कश्मीर में क्या हो रहा है? जब वहां बेटियों का रेप किया गया और उनके प्रति जो लोग संवेदना रखते हैं रेपिस्ट और किलर्स के, उसमें आईएएस भी हैं, पत्रकार भी हैं। मेरी उनके प्रति कोई संवेदना नहीं। सुप्रीम कोर्ट की चिंता बहुत जायज है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको, मैं थोड़ा एक्सट्रीम बोल गया आज, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने वो चीजें समझी हैं। आप थोड़ा बड़े फलक में काम करते हैं, चीजों को बहुत करीब से समझ सकते हैं। और हम में से कोई भी, चाहे दुर्गेंद्र चौहान हो, चाहे बिलाल सब्जवारी हो, चाहे देश का कोई भी नागरिक हो जो वास्तव में अपने वतन से मोहब्बत करता है, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि किसी आईपीएस के चीथड़े उड़ाने वाला, किसी पुलिस फोर्सेस को बम से उड़ा देने वाला या किसी भी राजनेता की हत्या कर देने वाला, उसके पक्ष में कोई खड़ा हो। मुझे नहीं लगता ऐसा। और जो लोग खड़े होते हैं, मैं उनकी भी इस मंच से निंदा करता हूं और इस बात की पुरजोर मांग करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ राजद्रोह, राष्ट्रद्रोह, जितने द्रोह बनते हों लगाइए और कोड़े लगा के, कोड़े मारते हुए उन्हें जेलों में बंद करिए। मैं थोड़ा और ज्यादा एक्सट्रीम जा रहा हूं, ये कोड़े लगाइए। लेकिन ये, मैं आ रहा हूं बिलाल साहब, आखिरी सवाल आपका। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम जो ये धमकी जैसे शब्द हैं, बहुत विनम्र, बहुत बेहतरीन इंसान है सुनील जी, और खुद चूंकि बहुत अच्छे हैं अंदर से, इसलिए दूसरों में बहुत अच्छाइयां इनको दिखती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे लगता है चाहे सरकार जिसकी हो, सत्ता का अहंकार आ जाता है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे समाजवादी पार्टी को, चाहे भारतीय जनता पार्टी को। पिछले कार्यकाल में रिज्जू साहब बहुत अच्छा, बड़ा मीठा बोलते थे, लेकिन इस बार पता नहीं कौन सी बैटरी लग गई उनके पीछे कि लगातार वो इसी तरीके की बातें कर रहे हैं। बिलाल साहब। देखिए दुर्गेंद्र जी, तस्वीर का सिर्फ एक रुख देखना मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इस विषय पर संतुलित विचार नहीं माना जाना चाहिए। यह भी बहुत तकलीफदेह है जब कोई कार्टूनिस्ट कार्टून बनाता है तो वो देशद्रोह का शिकार हो जाता है। यह भी बहुत गलत बात है कि जब कोई पत्रकार अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के कर्त को रखते हुए कोई लेख लिख देता है तो वो देशद्रोह का शिकार हो जाता है। यह भी बहुत गलत बात है कि आप और हम जैसे पत्रकार जब समाज में जाके कोई स्टोरी कर देते हैं तो वो भी पुलिस के उत्पीड़न का शिकार हो जाते हैं। यह भी बहुत गलत बात है कि कोई व्यक्ति जब सरकार को निशाने पर लेता है, व्यक्ति हो या कोई पार्टी हो या कोई इंडिविजुअल संस्था हो, वो देशद्रोह का शिकार हो जाता है। दरअसल ये उसी तरफ इशारा है सुप्रीम कोर्ट का, जिन उदाहरणों को मैंने आपके सामने रखा। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना नहीं है कि अगर कोई देश के सामने कोई चुनौती है उन पर ना लगाएं आप। सुप्रीम कोर्ट का इशारा इधर है कि अभिव्यक्ति की आजादी को राजनीतिक तंत्र अपनी ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी विचारधारा को एंडोर्स करने के लिए किसी पर नहीं थोप सकता। ठीक बात है, ठीक बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और उन्होंने कहा कि भाई नागरिकों को बोलने की आज़ादी पर कोई पहरा नहीं बैठाना जाना चाहिए, उनकी बोलती नहीं बंद कर देनी चाहिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हमारे करोड़ों करोड़ दर्शकों को आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। सुनील जी आपका बहुत शुक्रिया, बिलाल साहब आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी बहुत बैलेंस तरीके से आप दोनों ने बातें बताई, बहुत आभार। तो कुल मिलाकर
वास्तव में हमारे दोनों विद्वान मेहमानों ने इस बात का जिक्र किया कि वास्तव में जो दुरुपयोग हो रहा है, और हाल में दुरुपयोग के मामले बहुत बढ़े हैं, सुप्रीम कोर्ट की चिंता जायज है। चलिए जुलाई के तीसरे हफ्ते तक इंतजार करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फाइनल निर्णय क्या लेता है। अब मंथन में वक्त हो चला है चलते चलते का। चलते चलते में एक ऐसे शख्स की बात करते हैं जो चलते बने नहीं, चलता कर दिए गए। उत्तर प्रदेश के डीजीपी अब नहीं हैं मुकुल गोयल। थोड़ी देर पहले उनको हटा दिया गया और ये कहा गया शासन की तरफ से अधिकृत या गैर अधिकृत, क्योंकि अब इस तरीके की चीजें भी देखने को मिलती हैं कि एक आपके पास एक चिट्ठा लिखकर आ जाता है और कहा जाता है ये आधिकारिक नहीं है, जबकि वो आधिकारिक स्थान से ही आता है। इस तरीके का एक जो आरोपों की एक फेहरिस्त मुकुल गोयल के लिए आई और कहा गया कि वो शासकीय कार्यों की अवहेलना कर रहे थे, विभागीय कार्यों में रुचि नहीं ले रहे थे, अकर्मण्यता के चलते उनको डीजीपी पद से मुक्त करते हुए डीजी नागरिक सुरक्षा के पद पर भेजा गया है। मुकुल गोयल को 30 जून 2021 को उत्तर प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया गया था। गोयल 1987 बैच के आईपीएस अफसर हैं, उदीयमान आईएएस अफसर हैं, आईआईटीएन हैं और डीजीपी की रेस में अब डीजी भर्ती बोर्ड आरके विश्वकर्मा, डीजी जेल अनंत कुमार और डीएस चौहान का नाम भी चल रहा है, डीजी इंटेलिजेंस है। मंथन में चलते चलते में इस बात का या इस खबर का जिक्र करना मैंने क्यों मुनासिब समझा, क्योंकि मुकुल गोयल क्या इतने नाकारा अफसर हैं जितनी उनके बारे में उनकी प्रशंसा की गई, एक प्रशंसा पत्र दिया गया। और अगर वो अफसर अकर्मण्य है, अपने कार्य के प्रति उदासीन है, तो आपने डीजी सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण पद पर उसे क्यों भेज दिया, सस्पेंड क्यों नहीं किया ऐसे अफसर को? ये बड़ा सवाल हम मंथन में उठा रहे हैं कि नागरिक सुरक्षा, डीजी नागरिक सुरक्षा, यानी आपके लिए नागरिकों की सुरक्षा अहम नहीं है और आपने एक इतने अकर्मण्य अफसर को जो नाकारा है, अकर्मण्य है, विभागीय कार्यों में रुचि नहीं लेता है, ऐसे अफसर को आपने डीजी नागरिक सुरक्षा बना दिया। इसमें एक बात सच है, या तो मुकुल गोयल अकर्मण्य नहीं है, वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर की राजनीति का शिकार हो गए, और या फिर वो इतने अकर्मण्य हैं तो फिर उनको डीजी सुरक्षा क्यों बनाया गया है। इस उत्तर प्रदेश की जनता के लिए ये विचारणीय और विचाराधीन प्रश्न है। तात्कालिक रूप से प्रशांत कुमार जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं उनको डीजी का चार्ज दे दिया गया है। आपको बता दें कि जब से मुकुल गोयल डीजी बने हैं तब से डीजी का काम प्रशांत कुमार ही कर रहे थे। मुकुल गोयल पता नहीं क्यों, शायद मुझे लगता है एक भी दिन उन्होंने डीजी का काम नहीं किया। क्या नाइत्तेफाकी अंदर थी, क्या था, मुझे पता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए।